हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो फाइनली आप सभी को कल की वीडियो में अपडेट करके बता दिया था कि अब हम जेकेपी एसआई की एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज उसी सीरीज़ की जब हम बात करते हैं, इसका डे 1 है। आज की अगर हम बात करेंगे, आज हमारे पास क्वेश्चन थोड़े कम लाए हैं क्योंकि पहला दिन है हमारे पास। हम आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तकरीबन हम जेकेपी एसआई के सिलेबस के हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। लेकिन धीरे धीरे हम यहाँ पर इसके बाद ऐसे नहीं बोलूँगा 25 से एकदम 50 हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन की जो क्वान्टिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलती रहेंगे टाइम टू टाइम, बट वो कैसे, वो आपको सब कुछ समझा दूंगा। पहले आपने एक काम करना है, जितने भी क्वेश्चन से आज 25 क्वेश्चन, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके पहले खुद अटेम्प्ट करो, ट्राई करो 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। लास्ट में आंसर्स भी दिए होंगे, वहाँ पे जाके अपने आंसर्स मैच भी कर सकते हो। और उसके बाद आप वीडियो को अगर देखना चाहते हो तो वीडियो देखना स्टार्ट कर देना। और जहाँ तक बात आती है इनके पीडीएफ वगैरह की, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ वगैरह आपको हमारी एप्लीकेशन एकेएस क्लासेस पर पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी एकेएस क्लासेस में कहाँ पर पीडीएफ वगैरह आपको मिलेगा, सब कुछ वो सब कुछ हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, सेकेंड वीडियो, तब आपको सब कुछ क्लियर वगैरह कर देंगे। बट फिलहाल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके जो टेस्ट वगैरह, जो क्वेश्चन वगैरह, इनको अटेम्प्ट करो। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर आपसे पूछा गया, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश इंडियाज कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। आपको पता है कि इंडिया के जो कैपिटल है उसे शिफ्ट करा गया था। पहले कलकत्ता थी, फिर दिल्ली में शिफ्ट करा गया था। सबसे पहले तो ये बताओ कि जो दिल्ली से, कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करी गई थी, ये शिफ्ट कब करी गई थी? ये दिसंबर का टाइम था, 12 दिसंबर, याद करना, सर्दियों का मौसम था। और 1911 तो अपने बचपन से पढ़ाई होगा, 1911 में कैपिटल शिफ्ट हुई थी, कलकत्ता से दिल्ली पे आ गई थी। इतना आपको सभी को समझ आ गया। उस टाइम एम्परर कौन था? अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लेगा, जॉर्ज 5 उस टाइम एम्परर था। इसके टाइम पीरियड पर जो है वो शिफ्ट हुई थी कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली में। दिल्ली दरबार का टाइम चल रहा था। लेकिन यहाँ पर आपसे इनमें से कुछ भी नहीं पूछा हुआ है। आपसे पूछा कि उस टाइम पर वायसराय कौन था इंडिया का, तो ये पूछा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, कोई हार्ड इंसान था, उसने कैपिटल को शिफ्ट करने की जरूरत की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी हैं, वहाँ पे जाके आप सभी वीडियोस को देख सकते हो। आज के टाइम पे जब ये पहला वीडियो आ रही है, इस दिन अभी कुछ एक दो सब्जेक्ट रह गए हैं, उनकी वीडियोस भी जल्द आ जाएंगी। तब तक इस क्वेश्चन सीरीज को एंजॉय करते रहो। सॉरी, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज इज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी कंस्पिरेसी केस। काकोरी कंस्पिरेसी केस हुआ था, आप सभी को पता, जो ट्रेन लूटी गई थी, जिसके बारे में कहा गया था वगैरह, वो सब बताया आपको। लखनऊ में जगह काकोरी, इसके पास स्टेशन वगैरह है, वहाँ पे ट्रेन लूटी गई थी। 1925 में लूटी गई थी। अगर आपसे ईयर कभी पूछ लेगा तो 1925 का नाम, ईयर याद रख लेना। काकोरी कंस्पिरेसी केस हुआ कब था? 1925 में हुआ था। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा रिवॉल्यूशनरी यहाँ पर जो इस कंस्पिरेसी केस से जुड़ा ही नहीं हुआ था, आपसे वो पूछा हुआ है। ऑप्शंस की बात करेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। तो भगत सिंह जो हैं वो इस, अगर हम काकोरी कंस्पिरेसी केस की बात करेंगे, इससे जुड़े नहीं हुए थे, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर, इन सब ने प्लानिंग करी थी और ये बाद में अरेस्ट वगैरह भी हुए थे। इनको छोड़ के सभी दोनों अरेस्ट भी हुए थे। दिल्ली से कोई कहीं से अरेस्ट वगैरह हुआ था इस केस के बाद, ट्रेन लूटने वाले केस के बाद, है ना। और एक आदमी की जानबूझकर हत्या नहीं की गई थी, बट ऐसा कहा जाता है कि हो गई थी उस टाइम पीरियड पर। बट फिलहाल यहाँ पर जो कंस्पिरेसी केस का जो क्वेश्चन था, वहाँ पर भगत सिंह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेल्स, कौन सी जेल ऐसी थी जिसमें, जब द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको पता सभी को कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। आपसे पूछ गए कौन सी जेल में थे जब उन्होंने ये बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया? अहमदनगर फोर्ट जेल, यरवदा जेल, देवली जेल, अलीपुर सेंट्रल जेल। जिस टाइम पीरियड पर यह बुक लिखी गई थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस टाइम पीरियड पर जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, वो अहमदनगर फोर्ट जेल में थे। प्रेजेंट में ये महाराष्ट्र में है। 1946 में बुक पब्लिश करी गई थी। आप सभी को हो सकता है इसके बारे में पता होगा, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को भी जेल हुई थी वो मूवमेंट सपोर्ट वगैरह करने के लिए। तो उस टाइम पीरियड पर ये बुक लिखी गई थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी जेल थी? अहमदनगर फोर्ट जेल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, ओलिव बोर्ड का आपको पता है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है।
इनकी तरफ से एसएससी सीजीएल के भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। आप इन मॉक टेस्ट को परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इन मॉक टेस्ट की बात करेंगे, एक मॉक टेस्ट अगर आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने ओली बोर्ड का इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ये पहला मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, ये फ्री मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट आप सभी को अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि ये फ्री मॉक टेस्ट है। इसके बाद वाले बाकी मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने के लिए आपको परचेज करना होगा इनको, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ ओली बोर्ड की एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है द कंटिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कौन सा ऐसा कंटिनेंट है जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करता है। आपको पता है भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से भी पास करता है, यानी कि इंडिया एशिया का हिस्सा है। तो लेकिन अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करना चाहिए ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करना चाहिए, यानी कि एक ऐसा नेशन होता है जो ऊपर की तरफ भी है थोड़ा नीचे की तरफ भी आ रहा है। तो आप सभी ने पढ़ा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग से प्लेलिस्ट बनी है, अफ्रीका के बारे में हमने पढ़ा था। अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करता है, इसी के साथ साथ इक्वेटर भी पास करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द 49 पैरेलल। 49 पैरेलल जो है वो कौन सी 2 कंट्रीज को अलग करने का काम करता है, तो यूएसए एंड कनाडा। वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में हम अच्छे से कवर कर चुके थे इन सभी को। तो 49 पैरेलल के बारे में जब हम बात करते हैं, यूएसए और कनाडा को अलग करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एस एंड पी वेव्स ये किससे जुड़ी हुई हैं, एस और पी वेव्स का कनेक्शन किसके साथ है, फ्लड्स के साथ, विंड एनर्जी के साथ, टाइडल एनर्जी के साथ, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी, एस वेव्स पी वेव्स के बारे में, ये सेकेंडरी वेव्स प्राइमरी वेव्स हम सब कुछ पढ़ चुके थे ना। तो ये अर्थक्वेक्स के टाइम पे हमने पढ़ा जब हम अर्थक्वेक का टॉपिक पढ़ रहे थे। इसका मतलब एस और पी वेव्स किससे जुड़े हुए हैं, ये अर्थक्वेक से जुड़े हुए हैं, वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, क्वेश्चन सीरीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलता जाएगा हम उम्मीद करते हैं। और हम आपके लिए और बढ़िया कंटेंट इसका लाते रहेंगे, जितने बढ़िया क्वेश्चन हो सकते हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। इजी क्वेश्चंस भी लाएंगे, बेसिक भी लाएंगे, डिफिकल्ट भी लाएंगे, हर तरह के क्वेश्चंस आपके लिए आते रहेंगे। आप जब तक एग्जाम आते हैं तब तक ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती जाएगी। अभी फिलहाल आज की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में रीजनिंग और मैथमेटिक्स का एक ही क्वेश्चन ही है, आने वाले टाइम पे हम इनको दो बढ़ा देंगे, फिर रिस्पॉन्स के सबसे 3 भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली, इनमें से कौन सी नदी ऐसी जो रिफ्ट वैली से होकर निकला करती है, क्या वो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, या फिर कृष्णा नदी है। अब भाई आपको पता है रिफ्ट वैलीज के बारे में हमने पढ़ा होगा। यहाँ पे जब हम बात करते हैं सॉरी अगर हम बात करेंगे जैसे नर्मदा रेंज थी, सॉरी सतपुरा रेंज थी, विंध्य रेंज थी ना, इन पहाड़ों को काटते हुए बीच से ये नदी निकलती है। वरना ये सारी नदी आपने पढ़ते हैं पेनिनसुलर इंडिया की जितनी भी नदी होती हैं वो सारी कहाँ पर आ जाती, तकरीबन कहाँ पर आती हैं, ईस्टर्न साइड में आ जाती हैं। लेकिन एक नदी है नर्मदा नदी, वो हमने पढ़ा वो वेस्टर्न साइड में आती है। वेस्टर्न साइड में कैसे आ जाती है, जबकि स्लोप तो इस तरफ की है, सब कुछ इस तरफ गिरना चाहिए। तो उसके पीछे का कंसेप्ट यही है कि ये रिफ्ट वैली से होकर निकलती है, 2 पहाड़ की रेंज आप कह सकते हो, सतपुरा रेंज, विंध्य रेंज, उसके बीच से होकर निकलती है, तभी इसका जो फ्लो है वो इस तरफ आ जाता है। वो वेस्टर्न साइड में तो अरेबियन सी में गिर जाती है, सड़ा के गिर जाती है। तो ये कौन सी नदी थी, नर्मदा नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर निकला करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अगर हम बात करेंगे, इसका एक और नाम है नर्मदा नदी की। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लो। नर्मदा नदी को और क्या कहा जाता है, इसको रेवा नदी भी कहा जाता है, पहले कहा जाता था। और सबसे बड़ी बात, नर्मदा क्या है, ये लाइफ लाइन है। कहाँ की लाइफ लाइन है ये, मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफ लाइन, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अपना करती है ये नर्मदा नदी की बात करेंगे। इसी के साथ और अमरकंटक वाली साइड से निकलते हैं, आप सभी को पता होगा इसके बारे में अगर आपने पढ़ा है इंडियन ज्योग्राफी को। ब्लैक बक नेशनल पार्क की बात करेंगे, ये ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर है आपको ये बताना। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क एमपी मध्य प्रदेश में है, उसको भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई बताना आपके आज 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको वीडियो सीरीज कैसी लग रही है। राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। राज्यसभा किसी फाइनेंस बिल को जो कि लोकसभा ने आगे भेजा है कंसिडर करने के लिए, लोकसभा की तरफ से कोई फाइनेंस बिल गया राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा कितनी देर तक उस बिल को डिले कर सकता है, कितनी देर तक डिले करवा सकता है उस बिल में। राज्यसभा के बारे में पूछा गया है। 1 महीना, 1 साल, 7 दिन, 14 दिन, सिर्फ 14 डेज तक ही डिले कर सकता है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं।
द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट होम मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस वॉज मूव्ड इन द लोकसभा। पहले स्पीकर जिनके अगेंस्ट मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, जिनके अगेंस्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर गया था लोकसभा में, वो कौन थे? वो जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर की बात करेंगे, आपको पहले भी पढ़ा था, दादा साहिब इनको कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूट्यूब की बात करेंगे तो यूट्यूब पे एक अलग से हम प्लेलिस्ट बना देंगे, इसके लिए प्लेलिस्ट का नाम रख देंगे JKP SI क्वेश्चन सीरीज या फिर JKP SI सीरीज। वहाँ पे सभी वीडियोस को अपडेट करते जाएंगे, तो वहाँ पे जाके वीडियोस देखते जाना। ऑफिशियल जो हमारी वेबसाइट है jklatestinfo.com के नाम से, वहाँ पर भी हम एक अलग से सेक्शन बना देंगे JKP SI क्वेश्चन सीरीज वाला, वहाँ पर भी अपडेट होते रहेंगे। और PDF भी आपको मिलते रहेंगे हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके PDF वगैरह कैसे मिलेंगे वो आपको कल तक पता लग जाएगा। जहाँ पर वो आपको PDF मिलेंगे उसी जगह पर आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक ही जगह पर, और ये पेड वगैरह नहीं होंगे, मतलब एप्लीकेशन में तो होंगे लेकिन ये फ्री रहने वाले हैं। चाहे मंथली करंट अफेयर्स की बात करो चाहे ये सब बात करो, ठीक है। कल आपको समझा दूंगा कैसे कैसे कहाँ मिलेंगे। फिलहाल एप्लीकेशन को डाउनलोड वगैरह कर लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड। पंचायती राज सिस्टम आपको पता है पहली बार किसने अडॉप्ट करा था? राजस्थान ने अडॉप्ट करा था। इसी के साथ और कहाँ कहाँ पर स्टार्ट करा गया था भाई? आंध्र प्रदेश में भी स्टार्ट करा गया था। राजस्थान के साथ आंध्र प्रदेश यहाँ पर आ गया था सामने, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पहले मैं एक मिनट गैस बंद करके आता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। द बैंक रेट इज द रेट एट विच, बैंक रेट इनमें से क्या होता है? ऐसा रेट जिसमें RBI जो क्रेडिट देती है कमर्शियल बैंक्स को, या RBI पब्लिक को उधार देता है, या बैंक पब्लिक को उधार देता है, इनमें से कुछ भी नहीं। तो बैंक रेट किसे कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन के आपको बताना है। तो बैंक रेट ऐसा रेट है जिसमें RBI जो है कमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट देने का काम करता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। व्हाट डज द हाई BOD इंडिकेट्स? अगर BOD ज्यादा हो जाएगा तो उसका मतलब क्या होता है? तो हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन है, लो लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन, एब्सेंस है माइक्रोबियल पोल्यूशन की, या मुझे BOD की फुल फॉर्म भी नहीं पता। देखो BOD की बात करेंगे, जिनका आंसर डी ऑप्शन आ रहा होगा पहले उनको मैं क्लियर कर लूँ। BOD की फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इसकी फुल फॉर्म BOD की। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि माइक्रोबियल पोल्यूशन जो वो बढ़ गया है। अगर हाई BOD हो जाएगा तो माइक्रोबियल पोल्यूशन ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, वहाँ पे ज़रूरी है ऑक्सीजन वगैरह भी, वो भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब पोल्यूशन वहाँ पे बनता जाएगा तो ऑक्सीजन जो है वो कम होती जाएगी वहाँ पे। तो यहाँ पे हाई BOD अगर इंडिकेशन आता है तो इसका मतलब क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे माइक्रोबियल पोल्यूशन ज़्यादा हो चुका है। हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी आपको प्रोवाइड करी जा रही है क्योंकि क्वेश्चन सीरीज चल रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। Which of the following fuels would produce minimum environmental pollution? इनमें से कौन सा फ्यूल ऐसा है जिससे कम से कम इन्वायरमेंट पोल्यूशन होगा? डीजल, केरोसिन, कोल, इन सब से होगा, लेकिन हाइड्रोजन की बात करेंगे इसमें सबसे कम इन्वायरमेंट पोल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। हेयर ऑफ ए शेविंग ब्रश क्लिंग टुगेदर व्हेन द ब्रश इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर ड्यू टू। एक शेविंग ब्रश की बात करें, उसको जैसे अब ये पानी का गिलास है, इससे कुछ भी है, यहाँ से वो शेविंग ब्रश को बाहर निकाल दो तो उसके जो ब्रश के जो वो हेयर्स होंगे वो आपस में चिपक जाएंगे ना, ऐसे आप देखते भी हो उसके बारे में। तो ऐसा क्यों होता है? विस्कोसिटी के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, फ्रिक्शन के कारण, या इलास्टिसिटी के कारण। तो ऐसा होता है भाई सरफेस टेंशन के कारण, क्योंकि सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो है वाटर अपना मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, कम से कम एरिया उसको मिले। तो यहाँ पे जितना भी पानी के मॉलिक्यूल्स इनके हेयर्स के जुड़ चुके थे वो कम से कम एरिया करने की कोशिश करते हैं, और कम से कम एरिया के उनको आसपास आना पड़ेगा तभी वो सारे चिपक जाते हैं। तो मिनिमम सरफेस एरिया यानी कि सरफेस टेंशन के कारण ये सब कुछ होता है। और सरफेस टेंशन होती क्यों है भाई? कौन सी फोर्स के कारण होती है? कोहेसिव फोर्स के कारण ना। एक होती है एडहेसिव फोर्स, एक होती है कोहेसिव फोर्स। तो ये सरफेस टेंशन होता है किसके कारण है? कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। और सरफेस टेंशन की बात करने से फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर यहाँ से SI यूनिट आ जाएगी तो न्यूटन पर मीटर इसकी SI यूनिट होती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। बार इज ए यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बार इनमें से किसकी यूनिट है? क्या ये फोर्स की यूनिट है, एनर्जी, प्रेशर, या फ्रीक्वेंसी? तो प्रेशर की यूनिट है। प्रेशर की एक यूनिट पास्कल होती है, आप सभी को पता है। पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो प्रेशर की एक SI यूनिट पास्कल यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन प्रेशर की यूनिट एक बार भी होती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए बार और प्रेशर का, पास्कल का क्या वो है रिलेशन है, तो आपको पता होना चाहिए 1 बार जो है वो 10 की पावर
5 पास्कल के बराबर होते हैं। तो बार भी प्रेशर की यूनिट है और पास्कल भी प्रेशर की यूनिट है, इन दोनों में रिलेशन पे आपको बता दिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। टू प्रोटेक्ट द टूथ डिके वी आर एडवाइज्ड टू ब्रश अवर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ द टूथ पेस्ट कॉमनली यूज्ड इज। कहा गया अपने दांतों को गिरने से बचाने के लिए हमें अपने दांत रोज ब्रश करने चाहिए। तो जो टूथ पेस्ट हम यूज करते हैं वो कॉमनली वो क्या होती है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या कोरेसिव। तो आपको पता है हम जब खाना वगैरह खाते हैं उसमें एसिड वगैरह होता है, तो एसिड की वजह से क्या होता है, जो हमारा टूथ का इनेबल है वो खराब हो सकता है। अब एसिड आपके मुंह में चला गया है, वो टूथ खराब हो सकते हैं। तो एसिड को कम करने के लिए आपको बेस चाहिए ना, बेसिक चाहिए। तो यानी कि जो हम टूथ ब्रश की अगर हम बात करें, जो हम पेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं उसका नेचर कैसा होना चाहिए, वो बेसिक नेचर की होनी चाहिए। अगर गलती से एसिडिक नेचर के लिए क्या है तो आगे खाने ने दिमाग खराब करके रखा होगा दांतों का, आप ब्रश करोगे तो और दिमाग खराब हो जाएगा, टूटेंगे वो। तो बेसिक नेचर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आप हमें बताओ कि जो हमारे दांत हैं वो किससे बने होते हैं, समझ गए हो। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नाउन एज द इमरजेंसी हार्मोन। कौन से हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है? क्या वो थायरोक्सिन है, क्या वो एड्रेनलिन है, क्या वो एस्ट्रोजन है, या फिर वो इनमें से कोई भी नहीं है? तो एड्रेनलिन, जब आप किडनीज के बारे में पढ़ते हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हो, किडनीज के ऊपर आपने देखोगे हार्मोन टाइप का होता है, एड्रेनलिन की ग्लैंड होता है ना, से एड्रेनलिन हार्मोन भी निकलता है। उसी एड्रेनलिन की बात करेंगे, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा ना, उस टाइम पर भी एक्टिवेट होगा, एड्रेनलिन बाहर निकलने का काम करता है। जितना एड्रेनलिन सिक्रीट होगा उतना ही आपको गुस्सा आएगा। तो गुस्से को कंट्रोल करना है तो क्या एड्रेनलिन को कंट्रोल करना चाहिए? नहीं, उसके करने से क्या होगा, तो अपने आप निकल जाएगा ना। तो भाई खुद सोचो कैसे कंट्रोल करना, मैं क्या बताऊँ आपको। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के? ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, जस्टिस मनोहर लाल, जस्टिस हीरालाल जय कन्हैया, जस्टिस मोहन दास, जस्टिस सुकुमार सेन। तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के इनमें से? तो यहाँ पे जस्टिस हीरालाल जय कन्हैया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप सभी ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज पढ़ लिया ना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क हैज बीन, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया है। कौन से स्टेट में इंडिया की पहली फायर पार्क जो सेटअप करी गई थी? गुजरात, उड़ीसा, केरला या फिर पंजाब? अब इस आपको मैं काम दे रहा हूँ, ये जो फायर पार्क की हम बात कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जो है वो आप गैदर करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। शॉर्ट में पूरा कॉपी पेस्ट मत कर देना, गूगल से जाके अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा शॉर्ट में एक इंटरेस्टिंग वे बनाने का ट्राई करो 2-3 लाइन्स में, ताकि सबको और इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसके बारे में। तो इंडिया की पहली फायर पार्क जो है वो कहाँ पे सेटअप करी गई थी आपसे वो पूछा गया, उड़ीसा में सेटअप करी गई थी। ठीक है, फायर पार्क का मतलब ये नहीं कि उसमें आग लगी रहती है, बट जो भी है सर्च करो इसके बारे में और बताओ। आगे चलते हैं, फर्स्ट कंट्री टू डेवलप कोरोना वैक्सीन फॉर एनिमल्स। आपकी एक प्लेलिस्ट बनी हमारे चैनल पर JKP SI GK के नाम से, वहाँ पर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी एक्सप्लेन करा हुआ है और कुछ इस तरह के करंट अफेयर्स भी किए हुए वहाँ पे, जो मतलब पूरे ईयर वाइज, जैसे वहाँ पे डेज हैं पूरे साल के, इंपॉर्टेंट थीम्स थी पूरे साल की इंपॉर्टेंट है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज बात करो, कोरोना वगैरह बात करो, इन पर वो वीडियोस बनी, वहाँ पे जाके देख लेना। पहली कंट्री जिसने कोरोना वैक्सीन बनाई थी एनिमल्स के लिए वो कौन सी थी भाई? तो वो इंडिया, रशिया, बांग्लादेश, चाइना। चाइना को तो ऑप्शन से कर दो, इसमें ये आंसर है कि किसने कोरोना फैलाया था, तो चाइना टिक कर देना, बाकी हर जगह इसको रखना ही नहीं आंसर। पहली कंट्री जिसने डेवलप किया था कोरोना वैक्सीन एनिमल्स के लिए वो रशिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर आप बताओ, ये अलग सा क्वेश्चन थोड़ा सा। अभी रशिया और यूक्रेन का इशू आपको समझ आ रहा होगा, आप इन दोनों में से किसको फेवर करते हो, या आप अगर मतलब मान के चलो आप इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपका डिसीजन क्या हुआ, किसको फेवर करना चाहोगे आप, रशिया को, यूक्रेन को? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा इंग्लिश का क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा का पूरे इंग्लिश का क्वेश्चन है। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, नो एरर। ये एरर वाला क्वेश्चन है कि पार्ट 1 में एरर है, 2 में एरर, 3 में एरर, 4 में एरर, कहाँ पर एरर है आपको बताना है। देखो विक्टिम ने हमें कोशिश की बताने की क्या हुआ था, लेकिन उसके वर्ड्स ऑडिबल नहीं थे। तो विक्टिम ने बताने की कोशिश की क्या हुआ था, विक्टिम ने बताने की कोशिश की पास्ट इंसिडेंट है, हुआ क्या था ये उसको भी पास्ट इंसिडेंट है, दोनों के दोनों इंसिडेंट पास्ट के चले गए ना। तो यहाँ पे वर्ड हैज हैपेंड क्यों आना था, वर्ड हैड हैपेंड आना चाहिए था ना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि दोनों इंसिडेंट पास्ट में खत्म हो गए। तो हैड यहाँ पे आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं।
लीथल का सिमिलर मीनिंग एक तरह से आप कह सकते हो सिनोनिम आपको बताना है लीथल का, वो क्या हो जाएगा, डेडली। डेडली इसका मतलब होता है ना फैटल, डेडली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर एंटोनियम पूछते तो यहाँ पे लाइफ गिविंग हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। कहा गया इफ साइड्स ऑफ ए स्क्वायर और इंक्रीज बाय 10%, एक स्क्वायर है उसके साइड्स को 10% से बढ़ा दिया है, तो बताओ उसका एरिया कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, वो आपको बताना है। तो आपको पता है, मान के चलो साइड का स्क्वायर का एरिया 10% से बढ़ गया है। 10% का मतलब क्या हो, 10/100 यानी कि 1/10 है ना। 10% को आप क्या लिख सकते हो, इसको 1/10 लिख सकते हो। इसका मतलब स्क्वायर का एरिया पहले 10 था, अब बढ़ने के कारण क्या हो गया, वो 11 हो गया है ना। ये स्क्वायर की पहली साइड ये थी, अब ये साइड ये हो गई है, समझ गए हो। यानी कि पहले साइड 10 थी, अब बढ़ने के कारण 11 हो गई है। तो साइड का स्क्वायर ही तो एरिया होता है। इस केस में एरिया आ जाएगा 100, इस केस में एरिया आ जाएगा 121। तो बताओ भाई कितने परसेंट एरिया बढ़ा है, एक बार 100 था, एक बार 21 था, तो 21 बढ़ा है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू क्या है 100, और परसेंट में कन्वर्ट करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरा कट जाएगा, 21% आंसर आ जाएगा। तो 21% एरिया बढ़ चुका था। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखो लीडर की कोडिंग की हुई है OBADHO, स्टेबल की कोडिंग बतानी। लीडर का फंडा समझो, यहाँ पे LEADER, लीडर की कोडिंग क्या की है OBADHO। यहाँ पे किस तरह से पैटर्न बन सकता है, वो पैटर्न भी पहचानने का ट्राई करो पहले, यहाँ पे किस तरह का पैटर्न बना होगा। देखो L से O बन सकता है, L आता है 12 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, यानी कि +3 किया हुआ है ना। फिर E आता है 5th नंबर पे, H आता है 8th नंबर पे, यहाँ पे भी +3 किया हुआ है। E आता है 1st नंबर पे, D आता है 4th नंबर पे, +3 किया हुआ है। D आता है 4th नंबर पे, A आता है 1st नंबर पे, -3 किया हुआ है। E आता है 5th नंबर पे, -2। ठीक है, समझ गए। मतलब यहाँ से लास्ट 3 स्टेप में +3 चल रहा है, और यहाँ से पीछे -3 चल रहा है। तो स्टेबल की बात करेंगे STABLE है ना। स्टेबल की बात करेंगे तो यहाँ पे S 19 नंबर पे आता है, +3 को 19 22, लास्ट में V आ जाएगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही काट दो। T आता है 20 नंबर पे, 3 ऐड करो 23, W आ जाएगा, सेकंड लास्ट में W, ये भी काट दो। तो यहाँ पे थर्ड की बात करते हैं, A फर्स्ट नंबर पे आता है, तो 3 ऐड कर दो 4, D थर्ड नंबर पे, D, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को जितना हो सकता है शेयर ज़रूर करना, आप शेयर करोगे मैं अच्छा रिस्पांस मिलेगा और हम बेटर वे में यहाँ पे काम कर पाएंगे। तो बाकी जो भी अपडेट्स होंगे, जहाँ तक बात आती है PDF की, हालांकि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया, वहाँ पे जाके कभी भी क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। एक ही लिंक में सभी क्वेश्चंस ऐड करते जाऊँगा और PDF आपको मिलते जाएंगे। सब कुछ अपडेट आपको कल वाली वीडियो में मिल जाएगा। फिलहाल तब तक ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक यू, जय हिंद।